हेलो एवरीवन, विज्ञान विक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स विद क्वेश्चंस वाली सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपका सीएफटी वाला रीजन और जेटीडी वाला पोर्शन ऑलरेडी कवर कर रखा है, और जिसमें हमने स्पाइनल्स भी देख लिया था। इस वाले वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग सीएफटी के जितने भी एप्लीकेशन, मतलब सीएफएसई के जितने भी एप्लीकेशन हैं और जेटीडी या जेटीएसई से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो आज का टॉपिक आपके सामने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ सीएफएसई और जेटीडी। ठीक है, तो जेटीटी वाले से इससे पहले शुरू करें तो यहां पर मैंने आपके लिए लिख रखे हुए कुछ एप्लीकेशन हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन है, क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है। देखिएगा, यहां पर कुछ 5 पॉइंटों में हम इसको देखेंगे। जैसे आपके सामने पहला लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? अगर आपको याद हो तो हमने देखा था जो डी सबसेल होती है इनिशियली कुछ यहां पर होती है, 5 डी सबसेल है। जैसे ही लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास में आते हैं सीएफटी के अकॉर्डिंग, तो ये स्यूडो एक्साइटेड स्टेट बनाता है। उसके बाद जब नियर फील्ड में आते हैं तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको आप यहां पर ईजी और T2Z नाम से जानते हो। और उसके बाद जैसे ही इसमें अनसिमेट्रिकल फिलिंग होती है तो यहाँ जेटीडी लग जाती है। जॉन टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फर्दर स्प्लिट होते हैं, या तो आपका जेड आउट के केस में होंगे या जेड इन के केस में होंगे। इस तरह का पैटर्न आया। तो यहां पर से ये जो एडिशनल यहां पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो हमारा सिस्टम, हम कहते हैं सीएफएसई रिलीज होने से हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। सिर्फ सीएफएसई से रिलीज होने से नहीं, यूनिवर्स में किसी भी तरह से सिस्टम से एनर्जी रिलीज होने का मतलब है सिस्टम रेस्ट में जा रहा होगा और सिस्टम स्टेबल हो रहा होगा। ये याद रखना है। उसी तरीके से सीएफएसई से जैसे एनर्जी रिलीज से सिस्टम स्टेबल होता है, तो जेटीएसई का या यहां पर जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज हो रही तो वो भी स्टेबलाइज करेगी, क्योंकि वो भी तो एक तरह से सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, तो इसकी वजह से भी सिस्टम स्टेबल होता है। तो यहां पर अगर आपके सामने देखा जाएगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है, यहां पे मैं अगर दिखाऊंगा आपको, ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो जेटीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहां पे जेटीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर कोई भी आपके पास अगर जेडन एक्वा कॉम्प्लेक्स है, निकल का एक्वा कॉम्प्लेक्स और कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स है, और उसमें क्वेश्चन पूछता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो कॉपर वाले केस की होगी, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट जेटीडी देखने को मिल रही होगी। ऐसा ही है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर से देखिएगा, फिर सेकंड हमारा एप्लीकेशन क्या आता है, काइनेटिक रिएक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू द जेटीडी आप लोग जानते हैं वहां पे या तो जेड आउट होता है या तो जेड इन होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जेड आउट देखने को मिलता है। जहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल हम जो लोग लेते हैं वो होता है कॉपर का एग्जांपल। कॉपर +2 की स्टेट में D9 कॉन्फ़िगरेशन, Eg3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे क्या होता है, यहां पे 4 बॉन्ड एज सच रहते हैं, लेकिन यहां पर एक्सियल बॉन्ड, जिसको आप जेड इलोंगेशन कहते हो या जेड आउट बोलते हो या एक्सियल एलोंगेशन भी बोलते हो, यहां पर ये बॉन्ड इतने ज्यादा लंबे हो जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं और टूटना इनका बहुत आसान हो जाता है। सिंपल सी चीज आपने देखा होगा, लंबी अगर स्टिक है उसको तोड़ना बहुत आसान होगा, अगर छोटी सी स्टिक होगी उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस जैसे इसी पेन को है अभी तोड़ना हो तो आसान है, लेकिन अगर यहां पे इसका इतना पीस होता, सिर्फ उसको तोड़ना होता तो डिफिकल्ट होता। दैट्स वाई ये जो हमारे लंबे बॉन्ड हो जाते हैं, लॉन्गर बॉन्ड्स, वो वीकर हो जाते हैं। ऐसे भी आपको पता है बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड वीक होता है, इसीलिए ये जितने लंबे होंगे उसकी वजह से ये वीक होंगे और ये जल्दी टूटेंगे, और जल्दी टूटेंगे तो मोर रिएक्टिव होंगे ना। मोर रिएक्टिव, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर मैं हूं किसी के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। वाइल इन केस ऑफ नोबल गैसेस आप लोग क्या देखते हो कि वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। हजार डिग्री सेल्सियस, 700 1100 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन कराते हो जिनॉन वगैरह की फ्लोराइड्स के साथ, तब रिएक्शन होती है। तो उसी तरीके से यहां पर क्या है, इनके बॉन्ड बहुत वीक हो गए हैं, इसलिए यहां जल्दी रिएक्शन होगी। तो ये कैसे हैं, काइनेटिकली रिएक्टिव हैं। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात होती तो स्टेबिलिटी घट जाती, क्योंकि स्टेबल तो वो है जहां पे रिएक्शन ना हो। तो यहां पर आप दो चीजें लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, काइनेटिक रिएक्टिविटी अगर देखोगे तो वो जेटीडी से डायरेक्टली रिलेशन रखती है। जेटीडी अगर बढ़ेगा तो हमारे बॉन्ड इलोंगेट होंगे, और अगर बॉन्ड इलोंगेट होंगे तो आसानी से रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर हम लोग इसी की काइनेटिक स्टेबिलिटी की, जैसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेबल नहीं रहता है, ये इनवर्स रिलेशन होगा। मतलब जितना ज्यादा जेटीडी बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी
कम होते दिखेगी आपको, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपके सामने कुछ एप्लीकेशन में है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कई बार पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में भी आपने पढ़ा होगा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस वाले कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका ये एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें आप NaCl डालते हो तो इसको कन्वर्ट किस में होना चाहिए था, COCl का होल 6, बट ये कहां कन्वर्ट होता है, COCl का होल 4 2 निगेटिव। यहां पर भी कोबाल्ट +2 में है, यहां पर भी कोबाल्ट +2 में है। ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होता है। लाइट पिंक वाला कलर हमारा डीप ब्लू में कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का भी यही था, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बता रहा था। उसी तरह यहां पे क्या होगा, देखिएगा कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे, जैसे एग्जांपल देता हूं आपके सामने है CuCN का होल 6, CuCN का होल 6 जो है, और यहां पे मान लो 4 निगेटिव। 4 निगेटिव क्यों, क्योंकि हमें कॉपर +2 मिलाना है। ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है, ऑलरेडी कॉपर +2 में यहां पे कैसा होता है, अभी मैंने दिखाया था ना कि इतनी लंबी यहां बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, यहां पे इतनी लंबी बॉन्ड लेंथ होती है, उसके बावजूद साइनाइड लगा दोगे तो ये स्प्लिटिंग और बढ़ जाएगी। जो JTD वाली अभी हम लोग स्प्लिटिंग देखे थे, ये स्प्लिटिंग का पैरामीटर और बढ़ेगा, और अगर स्प्लिटिंग का पैरामीटर और बढ़ेगा तो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा। CuCN का होल 6 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे तो एक तो Eg3 की वजह से हाईएस्ट JTD हो रही है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से। सिमिलरली CuCN का होल 6 4 निगेटिव, यहां पे आपका कोबाल्ट +2 में है, और ये Eg1 में है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग JTD, और साइनाइड का भी यहां और स्प्लिटिंग की वजह से ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां के ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स के ये वाले एक्सियल वाले बॉन्ड है ना, ये दोनों टूट जाते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि क्यों मान लो हमारा नहीं एग्जिस्ट करता, तो रीजन क्या है, JTD है ना। अभी मैंने आपको बता दिया, ये CuCN का होल 6 4 निगेटिव, कोबाल्ट CN का होल 6 4 निगेटिव, यहां पर स्ट्रॉन्ग JTD होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग JTD, और सिमिलर यहां पर भी स्ट्रॉन्ग JTD की वजह से यहां पे ब्रेक होके CuCN का होल 4 2 निगेटिव, CO कोबाल्ट CN का होल 4 2 निगेटिव, ये आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर बात आएगी यहाँ पे स्प्लिटिंग की, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आएगी किसकी, स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए जरा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग की कैसे बात होगी। यहां पर अगर आप देखते हो तो हम लोगों ने सबसे सिंपल मेथड देख रखा है। जैसे यहां पर से ये हमारी D सबसेल होती है, D सबसेल यहाँ पे मान लो ये 5 आपने बना ली, फिर यहाँ एक्साइटेड स्टेट गई, ठीक है, फार फील्ड की वजह से, तो ये बना। फिर यहाँ पे ये हमारे नियर फील्ड की वजह से ये ऐसे ब्रेक होता है। उसके बाद अगर आप देखते हो जेड आउट केस, तो जेड आउट केस में क्या होता है, यहां पे आपका dx² - y², यहां पे d आपका होता है dz² आता है, और यहां पर इसकी एनर्जी जो बढ़ती है ये क्या होता है, xy वाला होता है, और ये दोनों नीचे xz और yz होते हैं। तो देखिएगा यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था। जो स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसको आप बोलते हो एक्सटेंशन ऑफ जेड आउट। मतलब जो अभी आप कॉपर के कॉम्प्लेक्स में इनको थोड़ा लंबा कर दिया था, अब इन्हीं को तोड़ देंगे कंप्लीटली, इन्हीं को और इलोंगेट कर देंगे। ये याद रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके सामने मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर से 1 मिनट रुकिए, चलिए यहां पे क्या देख रहे थे, यहां पर आपका इस तरह का जेड आउट का केस होता है, लेकिन जैसे ही यहां पे एक्सटेंशन ऑफ जेड आउट लेते हो भाई, तो यहां पर ये जो आप स्प्लिटिंग करा रहे हो ना, देख लो यहां पर 1 मिनट देख लो, यहां पर से बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन चलिएगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करा दूंगा, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है तो यहां पे देख लीजिएगा कैसे आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी डी सबसेल है जो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में है, फिर फार फील्ड की वजह से यहां थोड़ा सा एक्साइटेशन हो जाता है इनमें, उसके बाद यहां पर CFT की वजह से स्प्लिटिंग होती है, यहां EG, और यहां पे आपके
ये T2G, ठीक है, सबको पता है, ये इजी, ये T2G। अब यहाँ पे जैसे ही जेड आउट का केस होता है उसमें क्या होता है, यहाँ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ dz स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे आपका dxy आ जाता है और यहाँ पे आपका ये xz और yz वाली ऑर्बिटल्स आ जाती हैं। ये लीजिए, ठीक, इनकी नेमिंग कर लीजिए जल्दी से एक बार। ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है डी जेड स्क्वायर, ये है डी एक्स वाई, ये है डी एक्स जेड और ये है डी वाई जेड। लेकिन जैसे ही एक्सटेंशन ऑफ जेड आउट करते हो, जेड आउट को यहां से तोड़ रहे हो ना, मतलब जेड वाला कंपोनेंट एनर्जी में और लोअर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, फर्दर यहां पर और ऊपर मूव करेगा। मतलब जैसे ही जेड आउट का केस देखोगे ना, तो यहां पर आपका हो जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी तो एनर्जी बढ़ जाएगी एक्स वाई कंपोनेंट की, लेकिन जहां जहां जेड कंपोनेंट है उसकी एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि मैंने जेड से लिगेंड हटा ही दिए हैं। हटा दिए तो इसकी एनर्जी क्या होगी, यहां कुछ नीचे आ जाएगी इस जगह, और इसे कहोगे dz स्क्वायर, और फिर से xy की तो एनर्जी बढ़ रही है, तो यहां पर से dxy आ जाता है, और उसके बाद इसके भी एनर्जी जेड वाले कंपोनेंट हैं, तो इनकी भी एनर्जी थोड़ी और नीचे आ जाती। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, ये इतनी चीज होती है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो आपका है ना, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग डायग्राम है। जैसे आप बनाते हो ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए ये स्प्लिटिंग डायग्राम होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये स्प्लिटिंग डायग्राम है, ये स्क्वायर प्लेन के लिए है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 3D के मेटल के लिए है, ठीक है, ये 3D के मेटल के लिए है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर, जैसे ही आप 5D का मेटल लाते हो, और सबसे बेस्ट जो है प्लैटिनम का जो बुक में दिया है ना, यहां पर स्प्लिटिंग और बढ़ जाती है। रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव का बढ़ना। जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से ये जो स्प्लिटिंग है, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर की कॉम्प्लेक्स का है, ये 3D के मेटल के लिए है। लेकिन अगर आप यहां पे 5D का मेटल ले लेते हो, तो ये स्प्लिटिंग और बेहतरीन होती है, और ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर से ये क्या होगा, फर्दर ऊपर मूव करेगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। dxy वाला जो है वो थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में ऊपर मूव होगा, dxy, और जो dz स्क्वायर है वो इतना नीचे आ जाता है कि लोवेस्ट इन एनर्जी हो जाता है, और ये वाला जो है इसके रिस्पेक्ट में यहां पे रहेगा। मतलब ये हमारा नीचे आ जाएगा, और यहां पर से dxz और dyz। आपको ये समझना है कि ये वाला हमारा इतना नीचे आ जाता है, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं और अच्छे से दिखाता। ये इतना नीचे आ जाता है कि इन सबको ओवरटेक कर जाता है, मतलब 5D के मेटल में सिर्फ होगा और किसी में नहीं। ये रहा, लो बना देता हूं एक बार, ठीक है, यहां पर से इसको, ये तो यहीं पे शिफ्ट होगा, और यहां पर से आप इसको जो बनाओगे, ये रहा आपका dz स्क्वायर। तो ये 5D के मेटल के लिए है, ये स्क्वायर प्लेनर और प्लैटिनम के लिए स्पेशल केस है। उसके अलावा ये है। तो ये हमारा एक केस था। लास्ट केस जो बच रहा है वो जरा एक बार देख लेते हैं। यहां पर लास्ट एग्जांपल जो है वो हम लोग यहाँ पे इस जगह से देख सकते हैं। इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, और हमें पढ़ना है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 5th पॉइंट में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिएगा भाई, जब अभी हमने जेड आउट का केस पढ़ा है, जेड आउट का केस पढ़ा, तो हमें पता है इस तरह की ऑर्बिटल बनती है, जरा देखो, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये रहा। सिमिलरली यहां पर दूसरा हमारे, मतलब आप यहां पर अगर आपने क्या ले लिया है, Au, कॉपर के जैसे कॉपर है, कॉपर से महंगा सिल्वर, मतलब सिल्वर उसी ग्रुप का है। तो यहां जब Au+2 लेते हो, ठीक है, सॉरी Au क्यों, Ag ले लेते ना, Ag ले लो, Au ये ले लो, कोई भी ले लो, जिसमें यहां पर Ag और ये भी Ag, ठीक है, सिल्वर इसी ग्रुप का है। तो इसकी D9 कॉन्फ़िगरेशन हुई, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1 2 3 4, अरे मतलब ऐसे ही तो भरेगा यहां पे, ये लो, ठीक है, ये रहा। अब ये जो हमारे होते हैं, अभी आप देख रहे हो कितना ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है। ये ऑर्बिटल कौन सी है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। इस वाले मेटल का भी हमारा बहुत हाई एनर्जी में हो जाता है, और इस वाले मेटल का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी हाई एनर्जी में हो जाता है। आपके सामने यहां दिख रहा है कि कैसे एक्सपोनेंशियली एनर्जी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली ऑर्बिटल की बढ़ती है।
तो यहां पे क्या खेल करते हैं ये लोग, यहां पर इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या है, एक अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और एक दूसरा यहां कवर कर लेगा। तो क्या होगा, यहां से ओवरऑल इसकी एक जो है, अगर आप यहां से प्रोडक्ट बनाओगे तो एक आपका Ag3 पॉजिटिव में और आपका एक Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही हमारे मेटल क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज होंगे, क्योंकि एक की तो हायर एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया और दूसरे का जो अनपेयर, पेयर वाले हमारे अनस्टेबल नहीं होते हैं, जैसे ही पेयर हुआ तो ये भी स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सिंपल से जेटीडी से रिलेटेड एप्लीकेशंस थे, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। अब हम 2 मिनट में बात कर लेते हैं CFSE के एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन ऑफ CFSE, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ CFSE की बात करोगे तो सबसे पहला यहां पे आएगा एप्लीकेशन डेविएशन इन लैटिस एनर्जी, डेविएशन इन लैटिस एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपका इसमें डेविएशन आता है, उसी तरीके से आपका हाइड्रेशन एनर्जी में भी डेविएशन आता है। तो यहां पर लिख लेंगे सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन, डेविएशन इन हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए इन्हीं 2 पॉइंट को मेजरली पढ़ना है, इन्हीं 2 पॉइंट को इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी और आपका यहां पर लैटिस एनर्जी। फिर वही हम लोग पढ़ क्या रहे, पढ़ने को तो सारे एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं यहीं पे, लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक सीरीज है ये क्या है, कम टाइम में जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे गए हैं या आने की भी पॉसिबिलिटी है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, यहां ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना बता देता हूं मैं, सिंपल सी बात है। जो लैटिस एनर्जी होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी आपको पता है बॉर्न-लैंडे इक्वेशन होती है, वो हम अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारे लिए कोऑर्डिनेशन में काम है वो है ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी प्लस CFSE। देखिएगा यही डेविएशन है, मतलब ये वो वाली है ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी, वो है जो आपको एक्सपेरिमेंटली मिल रही है। ठीक है, वो ये वाली जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटली मिल रही है, और जो यहां पर कैलकुलेटेड वाली है, तो कैलकुलेटेड वाली कौन सी है, जो हम अपने मतलब इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर जब हम लोगों ने देखा तो बहुत बार डेविएशन आया, डेविएशन आया किसकी वजह था, CFSE की वजह से आया था, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। तो यहां पर से ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन बनती है। कई बार हमारी जो ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी होती है वो हमारा कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी के बराबर आता है। ऐसा भाई कब हो सकता है, तो आप सबको पता है, सिंपल सी बात है, जो फैक्टर ऐड कर रहे हो वो जीरो ही कर दो, जीरो ही कर दो। तो ऐसा कहां पे होगा जीरो, मतलब CFSE जहां जीरो हो, और CFSE कहां जीरो हो सकती है, CFSE जीरो कौन कौन सा सिस्टम की होती है, D0 सिस्टम, D5 हाई स्पिन सिस्टम और D10 सिस्टम। ठीक है, अब जब क्योंकि यहां लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में लैटिस एनर्जी में हमारे हैलाइड्स वगैरह होते हैं, और हैलाइड्स जो होते हैं आपको CFT में बताया था वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वैसे एक्चुअल में LFT से पता चलता है कि वहां पे जो बैरियर होता है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए जो एक्साइटेशन होता है वो तुरंत ऊपर, मतलब पेयर करने से अच्छा है, वो एक्साइट होना पसंद करते हैं। तो यहां पर से जो हमारा ग्राफ आता है, मतलब ओवरऑल यहां पे जो हमारा 3D का मेटल होगा, कोई भी हमारा 3D का मेटल होगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो यहां पर हम लोग ग्राफ देखते हैं जो कि डबल हम्ड करवाता है। देखिएगा यहां पर से कुछ इस टाइप का ग्राफ, इधर हम लोग बोलते हैं कि लैटिस एनर्जी बढ़ रही होगी, ठीक, और इधर हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा। ठीक है, जो ग्राफ एक्चुअली आता है वो कैसा आता है, यहां पर हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो लीनियर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो आता है वो कैसा आता है, वो कुछ ऐसे डबल हम्ड कर्व आता है।
ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, यही हमारा रीजन है CFSE का। ध्यान से देखोगे तो यहां पर D0 सिस्टम है, ये D5 हाई स्पिन है और ये D10 सिस्टम है। बस यहां पर से इतनी चीजें आपको समझनी थी। और मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी होगी, जिसकी मैक्सिमम CFSE होगी। इन जनरल की बात बता रहा हूं, एनॉमलस केसेस लेके आया हूं क्वेश्चन में, आपको बताना होगा। तो यहां पर क्या है, ये जो होता है ये D8 सिस्टम की मैक्सिमम होती है, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम तो CFSE इसी में निकलती है या तो D3 में, इसलिए ये D3 इस टाइप में देखने को मिलेगा। यहां पे देखोगे तो M+2 में है, मतलब निकल की मैक्सिमम, फिर यहां क्रोमियम वाला है, यहां कोबाल्ट आएगा, इधर आपका कॉपर वगैरह आएगा। ये तो बात थी हमारी यहां पे +2 की बात है। लेकिन जैसे ही हम 3D के मेटल को लेते हैं यहां पे +3 में, उस समय क्या देखने को मिलता है, तो यहां पर जैसे इस तरह देखने को मिल रहा है ना लैटिस एनर्जी, तो वहां पर भी आपको इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता है चाहे मेटल +2 में हो चाहे मेटल +3 में हो, दोनों ही केसेस में हमें कैसा कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे डबल हम कर्व देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ एनोमलस बिहेवियर होंगे वो अभी हम देखेंगे। यहां पर फिर से बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली सिमिलर हम इसके लिए भी यूज करते हैं, बस खाली हाइड्रेशन एनर्जी यहां लगा लो, यहां पर हमारा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा। फिर से वही चीज है, एक होती है कैलकुलेटेड और एक होती है वहां पे CFSE का ऐड हो जाना। और अगर CFSE का ऐड हो जाएगी तो वहां पर हमें क्या मिलेगी, अगर CFSE ऐड हो जाएगी तो ये वाला पार्ट एडिशनल हो जाएगा। फिर से वही चीज है कि ये हमें यहां पर किन किन केसों में देखने को मिलेगी, कुछ ये वाले। बस यहां पर क्या चेंज आएगा, यहां आपका हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ते हो यहां मेटल इन +2, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में साइड लिगेंड कौन सा होगा, वाटर, ऑक्सीजन डोनर। और ऑक्सीजन डोनर +2 में कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, बहुत बताया है CFT में। इसलिए डिट्टो सिमिलर आपको डबल हम्ड कर्व दिखेगा। यहां पे क्या है, डबल हम्ड कर्व बोलते हो, हम्ड। ठीक है, ये डबल हम्ड कर्व देखने को मिलता है आपको यहां पर भी, इस वाले में भी देखने को मिलेगा और इस वाले में भी। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट तब समझ में आएगा जब मेटल हमारा +3 में होगा। मेटल जैसे ही +3 में जाता है तो थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। याद कर लो अब अपनी थोड़ी सी CFT, जहां पर मैंने बताया था कि वाटर जो है हमारा सबके लिए वीक फील्ड लिगेंड बनेगा, लेकिन जैसे ही कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स आता है उसके लिए क्या हो जाता है, हाई स्पिन, सॉरी मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर से जो हमारा ग्राफ आता है ना, कुछ इस टाइप का आता है, ये वाला एक्सपेक्टेड टाइप का, लेकिन फिर इसकी सडन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये कोबाल्ट +3 की बात है, यहां तो अभी +2 की बात थी, यहां पे हमारे मेटल +3 में उसी तरीके से ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। यहां पर D0 D5 इस तरह रहेंगे, बस खाली कोबाल्ट की एनोमलस जो कि निकल की होनी चाहिए वो कोबाल्ट की हो जाती, क्योंकि कोबाल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है, सबके लिए तो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह देखने को मिलता है। तो ये सारे हमारे कुछ तथ्य थे। अब इनसे रिलेटेड जरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। चलिए पहला क्वेश्चन यहां आपके सामने है, फटाफट आप बता दीजिए। आपके स्क्रीन पे यहां पे मैंने लिख रखा है, यहां पे है अरेंज द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या है, क्या अभी ग्राफ आपने देखा है, देखो मेटल कहां दिख रहा है, +3 में दिख रहा है, सॉरी +2 में दिख रहा है। तो +2 में दिख रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं हमें सीधा सा एक ग्राफ बनाना है। ये लो भाई साहब, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाएंगे, ये लीजिए, और इसी स्ट्रेट लाइन कर्व, क्योंकि +2 है तो यहां पे तो डबल हम्ड कर्व देखने को मिलता है, और इन्हीं पे मेटल प्लेस कर लो, कहानी खत्म। ये कौन सा है, ये D0 सिस्टम है, ये D5 हाई स्पिन है, और ये D10 होगा। यहां पे हमारा मैक्सिमम किसका आता है, आपको पता है निकल +2 का आता है, यहां मैंगनीज +2 आएगा, यहां Zn+2 आएगा, यहां पे आपका कैल्शियम +2 आएगा, यहां स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम +2 आएगा। अब देखिएगा हमारे पास क्या था, मैंगनीज था लिख लिया, वैनेडियम था लिख लिया, निकिल था लिख लिया, टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का, स्कैंडियम के बाद यहां टाइटेनियम कहीं यहां पे आएगा।
ये रहा टाइटेनियम +2। अब इसी से हम लोगों को ऑर्डर लगाना था, तो मैक्सिमम किसका है, निकल का, तो निकल वाला आर वाला है, तो आर मैक्सिमम कहां है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, आप ऐसे ही लगा लेते। यहां से आप भी देख सकते हो कि यहां पर से हमारा जो सबसे कम आएगा वो किसका आ रहा होगा, mn वाले का सबसे कम आएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए कुछ ऐसे, ठीक है, ये रहा। और ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं इसके नीचे है ना, और इस साइड हमारी लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, सबको पता है। तो सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी दोनों बात वही है। तो ये चीज हमें देखने को मिली, मैक्सिमम इसकी होती है। सेकंड नंबर पे वेनेडियम, मतलब क्यू वाला कॉम्प्लेक्स है, इसी से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर द ट्रांजिशन मेटल आयन। अब देखो यहां पर भी हाइड्रेशन इंथैल्पी ही पूछी है। क्या मैं जो क्वेश्चन पीछे भी कॉपी किया था वैसे ही होगा, कुछ चेंज ही नहीं है बिल्कुल। यहां पर भी वही चीजें मैंने बताया ना, बिल्कुल यहां पर वही चला जाएगा। यहां पर आप ग्राफ बना लो बस, डबल हम्ड, क्योंकि हमारा +3 में तो है नहीं कि कोबाल्ट वाला हाई बनाएंगे, यहां तक सही है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, निकल। निकल +2 की मैक्सिमम होती, ये रहा एक, ये दो ऑप्शन कट गए भाई। उसके बाद सेकंड नंबर, यहां पे कहीं कोबाल्ट लाई कर रहा होगा, यहां पे Mn लाई कर रहा होगा +2 में, यहां आपका Zn लाई कर रहा होगा, यहां पे आपका वेनेडियम +2, यहां पे क्रोमियम +2, यहां पे आपका टाइटेनियम +2, सॉरी यहां पर, अरे यहां पर स्कैंडियम +2, यहां पे टाइटेनियम +2। ठीक है, अब इसी तरह देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया था, Ni कोबाल्ट क्रोमियम। तो देखो क्रोमियम से तो ज्यादा ही होगा भाई, ये क्रोमियम से तो ज्यादा ही होगा, तो Ni के बाद हमारा कौन सा आएगा, कोबाल्ट। Ni के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद देखो क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज। भाई सिंपल ऑर्डर है, सिंपल ऑर्डर है कि नहीं, बता दो कोई यहां पे दिक्कत है। हाइड्रेशन एनर्जी ये रहा, ये यहां पे आप मैच करोगे तो सबसे कम इसकी आ रही है, नीचे से इतनी ही है, इसकी थोड़ी इतनी है, इसकी यहां पे इतनी है, और इसकी मैक्सिमम है। मतलब आसान सा आंसर था आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर कोबाल्ट मैंगनीज से ज्यादा होती है क्रोमियम की, सिंपल सी बात है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखना है, इस क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, विच स्टेटमेंट्स ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी डेटा। देखिएगा यहां पर थोड़ा सा एनोमलस चीजें हैं, मतलब जो हमने पढ़ा है उससे अलग है, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया। बाद में कोई बच्चा कहे सर आपने तो जनरल बता दिया, तो जो डिफरेंट होता है वो आपके सामने क्वेश्चन में। देखिएगा यहां पर अगर आप देख रहे होगे, अभी हमने जस्ट ड्रॉ किया है, जस्ट ड्रॉ किया है। अगर लैटिस एनर्जी का डेटा देखते हैं, चाहे वो वाला हो या हाइड्रेशन एनर्जी की डेटा की बात करेंगे, तो +2 में हमारा बिल्कुल सेम टू सेम आता है भाई, बिल्कुल सही है। अब यहां पे आपने ये बना लिया, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम किसका देखने को मिलता है, यहां पर आपका निकल +2 के साथ में। बिल्कुल सही बात है, इसमें सर कोई डाउट नहीं है। ये D0 सिस्टम हो गया, D5 हाई स्पिन हो गया, और ये आपका D10 सिस्टम हो गया, ये आपका D8 हो गया, मतलब निकल हो गया, ये D3 हो गया। लेकिन ध्यान देना, जब जब यहां पर +2 आ गया और यहां पर आपका कॉपर होता है, ये हमेशा नीचे आएगा भाई इससे। अब ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ी सी अलग बात है। जब NiF2 और CuF2 का लेते हो ना, तो वहां पर हमारा नॉर्मल केस चलता है। मतलब जब हमारा NiF2 होता है, NiF2 का केस जो होता है ये नॉर्मल केस है। मतलब नॉर्मल, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, नॉर्मल लैटिस एनर्जी से हम लोग कंपेयर करेंगे जब भी हमारे पास फ्लोराइड्स के क्रिस्टल्स आएंगे। ठीक है, फ्लोराइड वाली लैटिस जब बन रही होगी तो हम लोग नॉर्मल लैटिस एनर्जी को ही ध्यान में रखेंगे, और यहां पे क्या कर देंगे, नो JTD, मतलब JTD का कोई रोल नहीं रहने वाला है। वाइल अगर हमारे पास NiCl2 CuCl2 आ रहा है, या आपका NiBr2 और CuBr2 का केस आ रहा है, इन केसेस में आपका लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, यहां पे कम हो जाएगा, डोमिनेट नहीं करेगा। यहां लिखेंगे JTD डोमिनेट ओवर लैटिस एनर्जी। मतलब जो आपने लैटिस एनर्जी का डेटा देखा है उसके ऊपर ये डोमिनेट कर जाते हैं, ये डोमिनेट कर जाएंगे। तो देखिएगा NiF2 में तो नॉर्मल लैटिस एनर्जी, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे बता रहा है कॉपर की है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है NiF2 की ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, यस ये तो नॉर्मल लैटिस एनर्जी ही बता रही है हमें, कॉपर से ज्यादा होगा। यहां कह रहा है NiBr2 का ज्यादा होगा, तो देखो यहां पे अभी हमने बताया यहां पर JTD डोमिनेट कर जाती है, और JTD प्रेजेंट किसमें है,
हैं कॉपर में, और कॉपर वाला यहां पर ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है और उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा आने लगती है। जो आपने CFSE जैसे ऐड किया ना, उसी तरह ये JTD वहां पर एक तरह से ऐड कर लो। मैंने पहले ही कहा था CFSA भी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है और JTD भी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, तो कॉपर वाला यहां पर ये फेल हो जाएगा और Cl2 वाले में भी निकल का ये कॉम्प्लेक्स फेल हो जाएगा, बिकॉज यहां JTD ही डोमिनेट कर जाएगी इन दोनों केसेस में। वाइल इन केस ऑफ फ्लोराइड्स वो नॉर्मल हमारा जैसे हम पढ़ते हैं उस पे चलता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, मजेदार बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स इज टू हाई। यस, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और डायग्राम में भी शो किया है। ये रहा, ये कैसा है, ये टू हाई है। ये कैसा है, ये टू हाई हमको देखने को मिल रहा है और यही हमारा स्टेटमेंट भी बोला गया। क्यों? क्योंकि और सब के लिए हमने CFT में ही पढ़ा था, चाहे क्रोमियम +3 हो, चाहे Fe+3 हो, चाहे Mn+3 हो, इन सब के लिए हमारा वाटर, ऑक्सलेट और जो भी हमारे ऑक्सीजन डोनर वाले लिगेंड हैं, ये वीक फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। वाइल इन केस ऑफ ये आपके कोबाल्ट के साथ में कैसा बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। इसलिए यहां पर ये पहला स्टेटमेंट तो दमदार सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लैटिस एनर्जी ऑफ Zn2 इज ग्रेटर देन Mn। अरे भाई बिल्कुल सही बात है। होती तो यहां पे CFSE वाला फैक्टर तो दोनों का 0 है, लेकिन ये D10 का केस है और ये वाला केस किसका है, D5 हाई स्पिन, तो इनसे तो ज्यादा है। कितना पता है? क्यों? क्योंकि अब ये कई बच्चों का डाउट होगा, सर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको लाइव बैचेस ज्वाइन करने पड़ेंगे विज्ञान वृक्ष पे। वहां पर आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई जाती हैं। यहां पे शॉर्ट में आपको बता दिया गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाते जाते Z इफेक्टिव बढ़ता है। उसकी वजह से ये चेंजेस, जो स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है ना, ये चेंज Z इफेक्टिव की वजह से आता है। तो यहां पर ये Zn वाला हमारा लैटिस एनर्जी में जीत जाएगा Mn के कंपैरिजन में। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है इन आयनिक रेडियाई कर्व। देखो आयनिक रेडियाई कर्व जो है वो भी इसी का ही एप्लीकेशन है। CFSE का वो मैंने आपको नहीं बताया है, तो एक बार लिख लेना। साइज जो है वो इनवर्स रिलेशन रखता है CFSE का। ये सीधा मैं कंक्लूजन बता रहा हूं आपका। पूरा पैटर्न अगर आपको सीखना है तो आप बढ़िया विज्ञान विक्षेप कोर्स बाई कर लीजिए, वहां पर आपको पूरा चीजें डिटेल में समझाई गई हैं। तो ये होता है साइज वाला रिलेशन। अभी जैसे हमने अगर हाइड्रेशन एनर्जी और CFSE का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हमने देखा ऐड हो रहा है, घट जाएगा मतलब कम हो रहा होगा तो ऑब्जर्व लैटिस एनर्जी कम होगी, बढ़ रहा होगा तो ऑब्जर्व लैटिस एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी दोनों बढ़ेंगे। लेकिन साइज के सिस्टम में ये इनवर्स रिलेशन आता है, ये वहां पर एनोमली बना के पूरी दिखाई जाती है। अब कहा जा रहा है इन आयनिक रेडियाई कर्व कैल्शियम MnZn लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यस, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान देना जो इसका ग्राफ आएगा ना, तो ये ऊपर से नीचे नहीं आता है। ये ऊपर से नीचे आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं आता है, ये नीचे की तरफ कुछ ऐसे बढ़ता है, ठीक है। और यहां पर भी जब +2 में होता है, +2 मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हाई स्पिन में आपको डबल हम्ड कर देखने को मिलता है। जैसे ऊपर वाला डबल हम्प होता है ना, वैसे ही यहां पर भी देखने को मिलेगा। Ni हो जाएगा Ni+2, और यहां पर क्या है, ये होता है वेनेडियम +2, ये हो जाएगा Mn+2, ये हो जाएगा Zn+2, और ये हो जाएगा कैल्शियम +2। तो कहा गया है कैल्शियम Mn और Zn लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। यस, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये इनवर्स होता है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे CFSE बढ़ेगी, मैक्सिमम CFSE इसकी है, इसीलिए रेडियस इसकी सबसे कम होगी या साइज सबसे कम हो जाएगा। फिर है इन आयनिक रेडियाई कर्व मेटल आयन विद D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन इन ए लो स्पिन लाइज ऑन ए। ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये मेटल कहां पे है, मेटल हाई स्पिन में है। मेटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। और अगर इसी जगह मैं दूसरा ड्रॉ कर देता हूं तुरंत, ये रहा आपका भाई साहब, ये लीजिए। यहां पर से अगर आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां सिंपल एक ये आएगी लाइन, ये लाइन आएगी, और ये कौन सा होगा, D6 लो स्पिन मैक्सिमम, मतलब सबसे कम हो जाता है। और ये D10 तो यहीं रहेगा और ये D0 रहेगा। आपको पता है ऐसे ही CFSE वेरी करती, पहले पहले D1 से लेके D6 तक तो हमारी CFSE बढ़ती जाएगी। ये लो भाई समझ लो, ये लो समझ लो, 1 2 3 4 5 6 तक तो CFSE बढ़ गई, और CFSE बढ़ गई तो साइज घट गया, इसीलिए 6 तक घटा दिया। फिर उसके बाद यहां से मैंने उठा दिया। ये आपका आंसर था। तो यहां पे आपका ये भी चारों स्टेटमेंट सही थे, और ये आपका
एमएसक्यू क्वेश्चन था जो कि गेट और जैम के लिए भी आप यूज कर सकते हो। चलिए, अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके बिहाफ पे ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, नया नहीं है, बस हल्का सा मैंने ही एरो चेंज किया है। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। जस्ट अभी मैंने 2 मिनट पहले इस क्वेश्चन में दिया था, ये रहा। यहां पे मैंने आपको बताया है, नहीं समझ में आया वीडियो फिर से बैक करके देख लो, यहां पे बताया था कौन कौन से गलत हैं, कब कौन डोमिनेट करता है। नॉर्मल केसेस में, मतलब फ्लोराइड वाले में क्या होता है बता देता हूं हल्का सा। फ्लोराइड वाले में नॉर्मल जो एक्सपेक्ट करते हैं निकल वाला ही जीत जाता है, लेकिन सीएल वाले में और बीआर वाले में जेटीडी डोमिनेट कर जाती है, उसकी वजह से फिर हमारा कॉपर वाले कॉम्प्लेक्सेस की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इतना तो हिंट दे दिया है, एटलीस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देना मत भूलना। एमएसक्यू क्वेश्चन है। मिलते हैं इसी तरह बेहतरीन सीरीज के साथ, आपके लिए बहुत सारे और अभी आगे आने वाले टर्म्स में क्वेश्चंस आएंगे और रिवीजन करते रहेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।